मैं पद्मावती जैन आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रस्ताव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्ताव। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कि प्रस्ताव क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है और उसे कितने भागों में बांटा गया है वगैरह वगैरह, सब कुछ प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। पर इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा और आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रस्ताव की। अब प्रस्ताव क्या होता है? कई बार दोस्तों क्या होता है, जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट की जाती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने या न करने के लिए सहमति प्रकट कर सके। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप इस चीज को समझ लेते तो आप खुद लिख सकते हो, कठिन नहीं है, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है दोस्तों, इस चीज को समझना है। देखो, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को करने या न करने के लिए दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखता है कि इस कार्य को करना है या नहीं करना। पर इसका उद्देश्य क्या है इस व्यक्ति का, कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या न करने के लिए सहमति व्यक्त करे कि उस कार्य को ये करना चाहता है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से व्यक्त करना कि दूसरे व्यक्ति का किसी कार्य को करने या न करने की सहमति व्यक्त कर सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके मुख्य तत्व होगी कि प्रस्ताव के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ही हम बात करें दोस्तों तो किसी कार्य, हो सके तो दोस्तों आप भी इसे कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ ही मैं आपको समझा रही हूँ जो आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही सहायता करेगा। किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा व्यक्त करना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रस्ताव की परिभाषा याद है तो आप उसके मुख्य तत्व बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। इस तरह से मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आप अगर परिभाषा याद कर लेते हो तो बाकी चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों पहला है किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा होना। अगर दोस्तों किसी कार्य करने की इच्छा है ही नहीं तो प्रस्ताव रख के हम क्या करेंगे? अगर इच्छा होगी तो हम प्रस्ताव रख सकते हैं कि हम इस कार्य को करना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों, यह इच्छा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकट की जानी चाहिए। ये कोई अन्य व्यक्ति द्वारा ये इच्छा प्रकट की जानी चाहिए, ये हमारा दूसरा मुख्य तत्व है। इच्छा जो है वो दूसरा कोई अन्य व्यक्ति है वो उसे प्रकट करे और उस पर सहमति जताए। फिर दोस्तों देखिए इसका जो तीसरा मुख्य तत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इच्छा क्यों प्रकट की जाती है? ताकि उस पर सहमति जताई जाए। तो इच्छा ओनली फॉर सहमति के लिए प्रकट की जानी चाहिए। इच्छा सहमति को प्रकट करने के लिए
होनी चाहिए, इच्छा सहमति को प्रकट करने के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा प्रस्ताव के बारे में और फिर इसके मुख्य तत्व। तो आपको मुख्य तत्व तीनों याद रखना है। पहला तो किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर दोस्तों इच्छा होगी तभी हम प्रस्ताव कर सकते हैं। दूसरा, यह इच्छा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए। तीसरा, इस पे सहमति प्रकट की जानी चाहिए। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखता है तो सामने वाले को उस पे सहमति भी प्रकट करनी चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं प्रस्ताव के प्रकार की। आ जाइए जल्दी से, प्रस्ताव के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, प्रस्ताव को 3 आधार पर बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो विधि के आधार पर, विधि के आधार पर। दूसरा, ग्रहीताओं के आधार पर। और तीसरा दोस्तों हमारा जो है वो है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, प्रस्ताव को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला विधि के आधार पर, दूसरे ग्रहीताओं के आधार पर, तीसरा प्रकृति के आधार पर। अब देखिए इनको भी कई भागों में बांटा गया। ज्यादातर उन्हीं भागों के बारे में पूछा जाता है। भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि विधि के आधार पर बात करें तो इसको 2 भागों में दोस्तों बांटा गया है। एक तो स्पष्ट और दूसरा गर्भित। अब देखो आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाला है अगर इसको आप ध्यानपूर्वक देते हो। मैं आपको ओनली फॉर इसके नाम से आपको इसकी परिभाषा याद करवा दूंगी। देखिए स्पष्ट एंड गर्भित। अब ग्रहीताओं के आधार पर हम बात करें तो विशिष्ट और सामान्य, विशिष्ट और सामान्य। पर आपको इसके नाम याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नाम याद होगा तो ही आप सब कुछ कर पाओगे। और इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रति प्रस्ताव, दूसरा स्थानापन्न। आपको इन सबके पीछे वापस प्रस्ताव लिखना है, पर इधर जगह ना होने के कारण मैं आप सीधा लिख रही हूँ। प्रति प्रस्ताव, स्थानापन्न और तीसरा हमारा जो है वो है स्थायी प्रस्ताव। तो ये तो टोटल इनके भाग है। प्रस्ताव को 3 भागों में बांटा गया है, विधि के आधार पर, ग्रहीताओं के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। फिर देखो विधि के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है, स्पष्ट और गर्भित। ग्रहीताओं के आधार पर विशिष्ट और सामान्य, प्रकृति के आधार पर प्रति प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पष्ट पे। तो स्पष्ट क्या होता है? जैसे कि स्पष्ट प्रस्ताव की बात करें दोस्तों तो ऐसा प्रस्ताव जो लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट हो, जिसे वो सामने वाला समझ जाए। लिखित और मौखिक रूप से जिससे सामने वाला समझ जाता है वो स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। आपको इतना ही लिखना है, ऐसा प्रस्ताव जो लिखित और मौखिक रूप से स्पष्ट होता है, जिसे लिखित और मौखिक रूप से सामने वाला व्यक्ति समझकर उस पर सहमति जताता है। समझ में आ गया? बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं गर्भित। तो दोस्तों स्पष्ट का उल्टा है गर्भित। ऐसा प्रस्ताव जो लिखित और मौखिक रूप से समझ में नहीं आता है, वो सामने वाले व्यक्ति के आचरण से ही समझ लेता है, उसके व्यवहार से ही समझ लेता है, वो होता है गर्भित प्रस्ताव। फिर दोस्तों हम बात करते हैं ग्रहीताओं के आधार पर विशिष्ट और सामान्य। विशिष्ट महत्वपूर्ण, सामान्य नॉर्मल। ऐसा प्रस्ताव जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के सामने या किसी विशिष्ट पर्पस पर, विशिष्ट किसी कार्य के लिए विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष जो किया जाता है वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। और ऐसा प्रस्ताव जो किसी सामान्य व्यक्ति के समक्ष, कोई सामान्य विद्यार्थी है, ऐसे प्रश्न जो आपको पता है नॉर्मल रूप से होते रहते हैं, सामान्य, वो सामान्य प्रस्ताव कहलाता है। समझ में? ऐसे प्रस्ताव जो विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष किए जाते हैं विशिष्ट प्रस्ताव। ऐसे प्रस्ताव जो सामान्य व्यक्ति के समक्ष किए जाते हैं सामान्य प्रस्ताव। समझ में आ रहा है? वेरी गुड।
फिर दोस्तों देखो, हम प्रकृति के आधार पे बात करते तो इधर 3 प्रकार के बताए। एक तो प्रति प्रस्ताव, एक स्थानापन्न प्रस्ताव और एक स्थायी प्रस्ताव। अब प्रति प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों? प्रति प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों देखो, जब दोनों व्यक्ति किसी एक वस्तु के लिए, जब दोनों व्यक्ति किसी एक वस्तु पे कोई भी बात करते हैं, जैसे कि दोनों व्यक्ति उसी वस्तु को खरीदना बेचना चाहते हैं, जैसे कि ये जो पहला व्यक्ति इस वस्तु को बेचना चाहता है और यही सामने दूसरा व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु पे अपनी सहमति प्रकट करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो वो दोस्तों कहलाता है प्रति प्रस्ताव। एक ही वस्तु पे जब दो व्यक्ति प्रस्ताव रखते हैं, ये बेचना चाहता है और ये खरीदना चाहता है, दोनों एक समान प्रस्ताव रखते हैं, वो कहलाता है प्रति प्रस्ताव। फिर बात करते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव। और स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई भी प्रस्ताव रखा, अब सामने वाले ने उस पर सहमति तो जताई कि भाई मुझे ये, जैसे इसको ये वस्तु पर बेचने, इसको खरीदने, सहमति जता दी, पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ परिवर्तन करके उस पर सहमति जताता है, तो स्थानापन्न कहलाता है। जो नया प्रस्ताव लागू कर देता है वापस, उसमें चेंजेस करके, वो होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। फिर हमारा आखिरी स्थायी प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई फेरबदल नहीं, जैसा है वैसा ही प्रस्ताव स्वीकार करना एक निश्चित समय के लिए। कई बार आपने पढ़ा होगा कि या फिर देखा होगा कि प्रस्ताव किया जाता है कि इतने समय के लिए प्रस्ताव है और इतने समय के पश्चात ये प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। तो एक निश्चित अवधि के लिए जो प्रस्ताव किया जाता है, स्थायी प्रस्ताव कहलाता है। तो दोस्तों, अब आपको प्रस्ताव के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपने एग्जाम में कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।